गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम इन बीपीएससी गुरु। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पर जो बीपीएससी 66 मेंस के जो कमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लेकर मैंने मॉडल आंसर चला रखा है। तो उस सीरीज़ को तो कंटिन्यू किया ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास ईमेल इस प्रकार से आ रहे हैं कि जेपीएस का निकला है, तो क्या उसके तैयारी भी आपके चैनल पर करवाए जाएंगे? क्या उसको लेकर कोई रणनीति बनाई जाएगी? क्या उसको लेकर कोई स्ट्रेटजी मटेरियल दिया जाएगा? क्या उसको लेकर कोई आपके पास ऑप्शन उपलब्ध होंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 6 जेपीएससी का प्रीवियस जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, और इस बार 4 यानी कि 4 एक साथ निकाले गए हैं वैकेंसी को, 7th 8th 9th एंड 10th। तो इनका जो है, आप जानते होंगे कि वहाँ 2 पेपर प्री में होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। वहाँ दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट को निकाला जाता है। दोनों से 100 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 घंटा टाइम दिया जाता है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है दोस्तों। जैसा कि बीपीएससी में होता है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, वैसा ही जेपीएस में भी होता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। चूँकि जेपीएस का लेटेस्ट वैकेंसी आया है, तो दोस्तों इसका तैयारी का तो सबसे पहला पहलू यह होता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें। तो इसका 2 पार्ट होता है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर को आपको कंबाइन करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम जो पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी इसका स्ट्रेटजी को अपनाया जाएगा। और जिन भी दोस्तों का जो 66 बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं, उसका मॉडल आंसर जो है मेरे चैनल पर कंटिन्यू किया जाएगा। शायद आज शाम तक जो मॉडल आंसर देना होगा उसको मैं पब्लिश करूंगा। लेकिन फिलहाल हम जो देखने वाले हैं, जो 6 जेपीएस का एग्ज़ाम प्री हुआ था, उसका जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ यह भी ध्यान रखें कि जिन भी दोस्तों का 66 मेंस में अगर रिजल्ट आने की संभावना कम है, तो वे जेपीएस का जो वैकेंसी आया है उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही उनको एक बेनिफिट यहाँ से यह भी मिलेगा कि जो 67 बीपीएससी होंगे, और वह भी जो कुछ क्वेश्चन का एग्ज़ाम जो नेचर आता है, फर्स्ट पेपर जो जेपीएस में होगा, और वहाँ भी सेम नेचर होते हैं। अर्थात जो बीपीएससी का जो तैयारी करते हैं, उनको फर्स्ट पेपर के लिए तो कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे करेंट की बात हो या फिर जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह इकोनॉमी की बात हो या फिर पॉलिटी की बात हो या हिस्ट्री की बात हो। लेकिन एक पेपर जो झारखंड स्पेशल आते हैं, उसको सिर्फ उनको अलग से तैयारी करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर इसको भी तैयारी करवाने के लेकर एक व्यापक रणनीति चल रही है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 जो जेपीएससी हुआ है, उसका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है। आप जानते होंगे कि राखीगढ़ी में हड़प्पा का बृहद स्थल मिला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऋग्वेद में जनसभाओं जो न्यायिक कार्यों से संबंधित होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो सभा आपने कितनी बार पढ़े होंगे। फिर अगर क्वेश्चन थर्ड की बात किया जाए, तो यमक और बुद्ध पिटक से संबंधित कौन थे। तो अभिधम्म पिटक में इस बात की चर्चा किया गया है। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो यमक और पिटक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वह फिलोसफी यानी कि दर्शन से संबंधित अभिधम्म पिटक है, उसमें किया गया है। अब चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, आप जानते होंगे कि चीनी यात्री फहियान भी आया है, चीनी यात्री युआन चुआंग भी आया है, सुंग यून भी आया है, आइजिंग भी आया है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को दर्शन करने के लिए कौन आया था। तो सुंग यून आया था। अब नेक्स्ट की बात करें, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय किस वर्ष प्राप्त हुआ था। यानी कि पुलकेशिन ने हर्ष को कब पराजित किया था। तो 618 ईस्वी में हर्ष को पराजित किया था। फिर है क्वेश्चन कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी। तो यह जो दिया गया था, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें, प्रथम वास्तविक मेहराब। देखिए, मेहराब सल्तनत कालीन एक स्मारक होता था, यह कहाँ दृष्टिगत होता है। तो यह बलबन के मकबरा में दिखाई देता है। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय कौन सा है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि नक्शबंदी जो होता है अति कट्टरपंथी है। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसके द्वारा करवाया गया था। तो आप जानते हैं कि शेरशाह के द्वारा शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया गया था। अब इसको मिलान करना है। हाइक ए हिंदी एक बुक है, तहकीकात 1 सेकेंड। फिर है
तहजीबुल अखलाक, यह पुस्तक है कुंजुल तिजार और जवामी उल हिकायत। देखिए दोस्तों, ऐसी जब क्वेश्चन जब आपके समक्ष उपस्थित हो तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा चीज़ को खोजने का प्रयास करें जो एटलीस्ट कम से कम वन जाने और वन से ही आंसर हो। अगर वन से आंसर ना हो तो कम से कम दो को बता देने। यूपीएससी में इस प्रकार के नेचर होते हैं, जब हम लोग जब काटते हैं जब आंसर को, तो इसी प्रकार से छांटने का प्रयास किया जाता है। तो आपको इसमें से कौन सा पता है तो उस चीज़ को आप पहले पता लेने के प्रयास करिए, जो भी आप जानते हैं। इसका जो अगर मैं बात करूं कि जो मेरा ये प्रश्न है, इसमें जो हकाइक ये हिंदी जो लेखक हैं, इसके लेखक अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। देखिए, दो नाम आप हमेशा चर्चा में रहता है, एक अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और एक सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अब आप यहाँ से भी मिलान कर सकते हैं कि 2 नंबर का जो आंसर है कहाँ मैचिंग किया गया है, तो जवामी उल हिकायत। अब यहाँ पर देखें कि 2 नंबर में जो है किसी का नहीं है, सिर्फ एक का है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हालांकि आप जान लें कि तहकाई ए हिंदी जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, बिलग्रामी के द्वारा लिखा गया है। जवामिल हिकायत जो है वह सफरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया है। तहजीबुल अखलाक जो पुस्तक है वह लिखा गया इबन मिस्काविया के द्वारा, और कुंजुल तिजार जो लिखा गया है अब्दुल बैकल अल कबयाकी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। बघात रियासत जो था, यानी बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि 1885, एकदम फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। आपको मालूम होगा कि जब नमक सत्याग्रह चलाया गया था तो सरोजिनी नायडू, कमला देवी बंडोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, ये सभी पार्टिसिपेट किए थे। अब पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा का तैयार किसने किया था, तो देखिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, और पाकिस्तान का जो प्रस्ताव जो दिया गया था और सिकंदर हयात खान के द्वारा दिया गया था। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे। आपको मालूम होगा कि जॉर्ज सस्टम जो थे, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय अंग्रेजी महाराज थे। माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में आया था, और वह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस यानी किन प्रांतों में लोक निर्णय अर्थ संस्तुति की गई थी। देखिए दोस्तों, इसका सिंध प्रांत भी था और फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत भी था, बलूचिस्तान भी था, यानी कि उपरोक्त में से सभी होंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है और वह सही है, सही नहीं है। अब इसमें सही नहीं है को चूज करना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है और वह 3 लाख यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यह तो आप जानते ही हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ये तो आप जानते हैं। ये तीनों तो सही है, तो कौन गलत होगा, ये गलत होगा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 नहीं, कितना है, 28 है, जम्मू कश्मीर राज्य को हटा देने के बाद। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो कितना है, 8 है। 9 नहीं मार देना है, चूंकि दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कन्याकुमारी। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि भारत का जो लैंड जो क्षेत्र है उसमें कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। अब इंदिरा पॉइंट भारत का सर्वोत्तम दक्षिणतम बिंदु है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यह जो है मालदीव के जो नीचे आता है वह इंदिरा पॉइंट होता है। तो आपका आंसर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कन्याकुमारी हो रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आप तो जानते ही हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7th। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो मेरा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों को ध्यान दीजिए। देखिए ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है, आपको यह भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यह भी ज्योग्राफी से बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अब यहाँ देखिए, ये पूर्णतः कॉन्सेप्ट बेस्ड है। महादेव पर्वत श्रृंखला, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के आसपास में महादेव पर्वत श्रृंखला है। मैकाल पर्वत श्रृंखला जस्ट उसके नीचे होता है। छोटा नागपुर का पठार जो होता है जस्ट बोला था उसके नीचे झारखंड के पास है। और खासी की जो पहाड़ियाँ होती है, गारो, खासी और जयंतियाँ, 3 पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय का पठार माना जाता है। तो मेघालय में 3
गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भी पाई जाती है और उन्हीं के नामकरण के आधार पर 3 पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। तो 1 2 3 4 यानी कि नॉर्थ से साउथ अगर दर्शाना हो तो महादेव की पर्वत की श्रृंखला ऊपर होगा, मैकाल नीचे होगा, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कि इनमें से मिलान जोड़ा कौन सा सही किया गया है। तो आपको तो लूनी नदी एक ऐसा नदी है जो सब कोई जानता है कि राजस्थान में है और यह लैंड में से निकलती है और लैंड में ही समा जाती है, यानी कि यह तो सही हो गया। तो जब हमको नेक्स्ट आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। झारखंड में वार्षिक जो वर्ष यानी वार्षिक अंतराल जो है, वार्षिक अंतराल का मतलब कि वर्षा का जो अंतराल है वो कितना है, तो 100 से कितना होगा, 200 सेंटीमीटर, यानी आंसर मेरा बी होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए, आप उसको चूज करने का प्रयास करें कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप तो जानते हैं कच्छ की जो खाड़ी होता है वो कहाँ है, यह जो है आपके गुजरात के पास है। गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र रीजन है, आपको मालूम होगा कि मरुस्थलीय रीजन में आता है। तो फिर यहाँ वन संसाधन कहाँ से पाया जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। मलाबार तट जो होता है, ये जानते हैं कि जल है। मलाबार तट कहाँ पे है, क्या केरल के रीजन में है। कोल्हन जो है वो खनिज संसाधन के लिए विख्यात है। मध्य गंगा का क्षेत्र मृदा संसाधन के लिए विख्यात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अब यहाँ पर देखिए, जोड़ा सही को बात करना है तो हम जानते हैं कि चीनी उद्योग के लिए तो उत्तरी बिहार प्रसिद्ध है ही, क्योंकि यहाँ पे गन्ना की कृषि काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में निम्न में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, यानी कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व टोटल इंडिया में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो आप जानते हैं। तो बिहार के बाद कौन होगा, पंजाब होगा, उसके बाद झारखंड होगा, उसके बाद उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। देखिए ट्राइब है दिया हुआ, थारू जनजाति आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मुंडा ट्राइब जो जानते हैं झारखंड में पाया जाता है। भील ट्राइब राजस्थान में पाया जाता है और गद्दी ट्राइब जो होता है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बीपीएससी का जो प्रीवियस यानी 65th बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकाय, यानी कि एससी और एसटी के लिए अलग अलग निकाय कब बनाया गया था, तो 89 जब अमेंडमेंट किया गया था संविधान में तब किया गया था। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो संविधान के मूल भाग में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब मैं बात करूं कि भारत में राजनीतिक दलों में से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया, यानी दल बदल विरोध अधिनियम कानून कब लाया गया, तो 52 संविधान संशोधन। अगर मैं बात करूं भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है, ये जानते हैं आप कि अनुच्छेद 270 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। निम्न में से सुशासन की विशेषता नहीं है, तो आप जानते हैं कि सुशासन की व्यवस्था में आता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, लेकिन लाल फीताशाही नहीं होता है, यानी रेड टेपिज्म नहीं होता है। अब मिथकों और कहावतों के रूप में जो पाषाण काल यानी प्रशासन के जो सिद्धांत को अस्वीकार किसके द्वारा किया गया था, हर्बर्ट साइमन के द्वारा, यानी आंसर इसका जो होगा ए होगा। अगर राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है, आप बताएं। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट जो है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ये स्टेटमेंट को उठाया गया और उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन को पूछ दिया गया। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने, यानी सेकंड एआरसी के बारे में पूछ रहा है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमेटी बनी थी उसके स्थापना में बाधाओं की पहचान की गई थी। तो उसमें फोकस किया गया था कि नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अब पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया था, तो ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद 243 ZD। ऐसा इस बार 67 बीपीएससी के जो कमिंग एग्जाम हुए थे, 66 बीपीएससी के जो प्री हुए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एक पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर एकदम पूर्णतः जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आंसर नहीं कर सकते हैं। यह है स्थानीय वित्त जांच कमेटी का जो गठन किया गया था 1949 से 51 में,
कराधान जांच आयोग का जो गठन किया गया था 1953 से 54 में, ग्रामीण शहरी संबंध कमेटी बनाया गया था 1963 से 66 में, और शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का गठन जो किया गया था 85 से 88 के बीच में थे। 1 2 3 4 होगा। 14वें वित्त आयोग। अब देखिए 14 फाइनेंस कमीशन के सिफारिशों के आधार पर संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र और राज्यों के मध्य जो निश्चित किया गया था और वह 42% था। एक चीज़ आप जान लें कि अभी 15वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और इन्होंने जो राज्यों को बंटवारा किया है केंद्र और राज्यों के बीच, तो 42% के स्थान पर 41% कर दिया गया है और इस बार के बजट में इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? 2010 में, आप सभी लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है, इसका मतलब असत्य को चूज करना है। अब देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये तो सही बात है, ये तो सत्य ही है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए इसका गठन किया गया था भारत में। नेशनल एडोप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था प्रारंभिक कोष के रूप में भारत में, यह भी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। हाल में जो दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक यानी कि इसमें ब्राज़ील बेसिक कंट्री में जो भी कंट्री आते हैं उसकी 19वीं बैठक में शामिल न होने का निर्णय लिया गया। क्या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से निपटने के संदर्भ में सही हो सकता है? नहीं हो सकता, आंसर सी हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान करने वाले हैं, बुक से है। देखिए आप अमर्त्य सेन के बारे में जानते होंगे, जिसके जानते हैं आप उनके बारे में बताइए। सबसे पहले इनका एक प्रमुख पुस्तक था, कौन सा? इनक्वालिटी री एग्जामिन्ड, यह इनकी पुस्तक है। यानी कि 3 का जो ए का जो होगा वह 3 होगा, तो 2 ऑप्शन ऐसा है जो ए का 3 हो रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि इनमें से किनको हम जानते हैं। तो एंथनी बी एटिकिंसन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका कौन सा पुस्तक है। इनका पुस्तक का नाम है इनक्वालिटी व्हाट कैन वी डन, यानी इनइक्वलिटी जो होना चाहिए व्हाट कैन वी डन, कैसे डन किया जा सकता है। तो अब 4 के क्या हो गया? सी हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि बी का क्या होगा, द प्राइस ऑफ इनक्वालिटी के क्या होगा, तो 1 है जोसेफ ई स्ट्रिंगलाइट्स। और उसके बाद अगर मैं डी की बात करूं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इनक्वालिटी की बात करूं, तो इसके जो लेखक हैं वह थॉमस पिकेटी। मेरा जो नेक्स्ट होगा वह है मैचिंग करने वाला है। आपको पूछा जा रहा है, आप चल्या कमेटी के बारे में पढ़ते होंगे लूसेंट वगैरह में कि कर सुधार से संबंधित है, तो डी का तो 1 हो गया। नरसिम्हन समिति का जानते होंगे बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तेंदुलकर कमेटी निर्धनता का आंकलन क्या है, और इनके अनुसार भारत की निर्धनता कितना है? 21.9%। रंगराजन कमेटी के अनुसार 29.7% है। लेकिन गवर्नमेंट जो मानता है तेंदुलकर कमेटी को ही मानता है। चक्रवर्ती कमेटी अब जाहिर सी बात है कि वित्तीय सुधार समिति से हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 2004-5 के जो 61वें NSSO डेटा, आप जानते हैं कि NSSO और CSO दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इस बार के BPSC में क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया कि 2004-2005 के 61वें NSSO डेटा में निर्धनता का आकलन करने के लिए कौन सी विधि को अपनाया गया था? तो इसमें होगा यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड, दोनों विधि का प्रयोग किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है तो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जानते होंगे कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी जनसंख्या इसके तहत आच्छादित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय विनिर्माण कमेटी भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? हमारा क्वेश्चन 43 का जो होगा 2011 में। स्पेशल इकोनॉमी जोन की नीति देश में पहली बार कब लागू की गई थी? तो 2000 में। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सत्य नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, नहीं सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 8% वास्तविक GDP विकास दर रखना था, ये बात सही है। 4% तक कृषि विकास दर रखना था। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कमी लाना था। तो सभी सही था, आंसर डी होगा।
राइबोजाइम्स जो होते हैं का होता है आरएनए होता है। अगर मैं बात करूं मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, तो आपको मालूम होगा अमोनिया यौगिक होगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई जो लेप होता है किसका लगा होता है, टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। विषाक्त जो मस्टर्ड गैस होते हैं वह द्रव होते हैं न कि गैस होते हैं, यानी आंसर बी होगा। डायनामाइट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक जो होते हैं उसका नाम जो है वह ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है, यानी आंसर सी होगा। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बन जाती है, तो 5। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए कनेक्टिविटी और हार्डवेयर जो है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 1024। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको मालूम होगा कि टच स्क्रीन जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, तभी तो ये मोबाइल काम करता है, तभी तो लैपटॉप काम करता है, तभी तो टैब काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो ये आपको मालूम होगा, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, डेफोडिल से आता है। पंचधारा योजना जो संबंधित होता है नारी कल्याण और विकास से संबंधित होता है, आंसर भी होगा। पौधे में बाइट बर्ड रोग जो होता है आपको मालूम होगा कि जिंक के कारण होता है, आंसर ये होगा। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है कैसीन की वजह से होता है, आंसर ये होगा। वेब पोर्टल डेंसेंट संबंधित जो होता है यह एपीकल्चर से संबंधित था, ये आंसर ये होगा। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, उसे नरी खंड कहा जाता था। सफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो ये आपको मालूम होगा कि संथाल ट्राइब है झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, आपको मालूम होगा कि आदिम जनजाति जो है आंसर होगा कोरबा, यानी आंसर डी। अगर अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में होती है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, हो ट्राइब जो है झारखंड की ही ट्राइब है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो आपको मालूम होगा कि देवघर में जो स्थित शिव मंदिर है वह शासक पूरनमल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो महुआंडर अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो आंसर होगा लातेहार डिस्ट्रिक्ट। अगर अंजाम धार झारखंड के किस जिले में अवस्थित होता है, तो ये आपको मालूम होगा कि गुमला। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको मालूम होगा कि शतरंज के खिलाड़ी थे। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार के द्वारा किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका श्रीनिवास पानुरी। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है, तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर राजगीर से संबंधित इनका था। देखिए ये झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन झारखंड एक पेपर भी एक अलग से भी झारखंड पेपर का होता है, तो जब भी अगर उसका क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सब सॉल्व हो जाएंगे। ये 10 अनकॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं जो झारखंड से आ रहे हैं पेपर 1 में भी, यानी कि पेपर 2 को अगर बेहतर ढंग से तैयारी किया जाए तो पेपर 1 तो ऑलरेडी मैक्सिमम पार्ट पढ़ा हुआ रहता है और इससे हमारा ये आंसर सॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है करंट से संबंधित पूछा गया था, फ्रेंडशिप 2016 क्या है। उस समय फ्रेंडशिप रसिया और पाकिस्तान के मध्य सैनिकों के मध्य एक एक्सरसाइज हुआ था, संयुक्त एक्सरसाइज, उसको लेकर पूछ दिया गया था। अगर नेक्स्ट की बात करूं 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, देखिए उस आंसर होगा ये वियतनाम में हुआ था। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब जो पूछा जाएगा वह करंट में, यानी करंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब जो लेटेस्ट करंट है एक आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि करंट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन एक बार में कंफर्म हो जाए। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो चंद्रमा पर जाने वाले दुनिया के पहले प्राइवेट फ्लाइट का विमान का नाम क्या था, तो ये तो आप लोग काफ़ी सुर्खियों में रहा था, यह जानते ही होंगे कि मून एक्सप्रेस। अफ़गानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी, तो उस समय एक्चुअली में था तो मासूमा मुरादी। अब इस तरह से आप इंटरनेशनल को तैयार कर सकते हैं। रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र कितने सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया गया था,
तो उस समय चूँकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आंसर एक था। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हमेशा आप रिपोर्ट में पढ़ते रहते हैं, सुर्खियों में रहता है, तो यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दावोस में आयोजित किया गया था 2016, स्विट्जरलैंड दावोस में होता है। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? तो आपको मालूम होगा कि इसका जो आंसर था स्वीडन था उस समय। अब बात करते हैं रियो ओलंपिक्स में सबसे युवा एथलेटिक्स कौन थी? रियो ओलंपिक्स की अगर जब बात कर दिया जाए तो उस समय की करंट, अब चूंकि अब नेक्स्ट करंट आने वाले हैं तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आंसर ऐसे होगा गोरिका सिंह। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य था? तो राज्य के मामला में आप लोग, अब चूंकि राज्य मध्य प्रदेश ऊपर आ गया है तो उसको ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति में जो उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आंसर सिक्किम था 2016 में। अब बात किया जाए भारत की जो सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जो 4 अप्रैल 2016 कहाँ से कहाँ तक चली थी? अब चूँकि बहुत सारा तेजस ट्रेन आ गया है और भी कई सारे ट्रेन आए हैं, तो आपको उसको याद रखना है। लेकिन उस समय चूँकि क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर जो होगा वह हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुर्खियों में रहा था। रियो पैरा ओलंपिक्स में भारत का कौन सा स्थान था? चूँकि 2016 का ही एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय जो भारत का स्थान था वह 43वां पोजीशन पर था। लेकिन अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो करेंट होगा उस पर ध्यान रखना है। रणथंभौर की जो प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल में मृत्यु हो गई, यानी हाल में का मतलब उस समय 2016 में, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था मछली था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था? तो ये आपको मालूम होगा, सुर्खियों में नाम रहा था। तो ये था INS अरिहंत, जो कि रिटायर्ड शामिल किया गया। अब है कि प्रोजेक्ट लून जो है संबंधित है। अब प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित था? ये आपको मालूम होगा कि प्रोजेक्ट लून जो है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम परियोजना क्या था? यह मुख्यतः आप जानते ही होंगे कि SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए PM के द्वारा घोषणा किया गया था। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल में किस फिल्म को मिला था? तो ये आपको मालूम होगा कि उस समय ब्लैक एंड वाइट एक मूवी था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर, तो उसको दिया गया था। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो सभी प्रकार के जो सामाजिक विभेद उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये आप जानते हैं कि इसका आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। अगर नेक्स्ट की बात करूं, क्राटोजोना प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह किससे है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, जैव सुरक्षा से संबंधित है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, नैरोबी केन्या में। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपको मालूम होगा कि स्क्वैश से संबंधित है। अगर नेक्स्ट की बात करूँ, बेल्ड्रोन किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आप जानते ही होंगे, लूसेंट में पढ़े ही होंगे कि बेल्ड्रोन जो होता है वह स्काईलिंग से संबंधित है। अगर संघमित्रा कलिता को हाल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? चूँकि उस समय का यह चर्चा में 2016 की बात है, तो ये शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। एक्चुअली में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नवनाथन पिल्लाई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? चूँकि यह 2016 का है, तो आप इसका आंसर होगा द लीजन ऑफ हॉर्नर, यानी आंसर डी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये तो आप लोग कॉमन क्वेश्चन ही जानते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया था? तो ये भी आपको मालूम होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, GS में रटा जाता है कि 1 जून। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, 1 जून हो गया।